प्रधानमंत्री ने ओडिशा में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में चक्रवात यास के असर का आकलन किया। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 90.34% हुई। छत्तीसगढ़ में भी पॉजिटिविटी दर में आई कमी। प्रदेश के किसानों को अब डीएपी खाद 1200 रुपए प्रति बोरी की दर पर मिलेगी। केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी बढ़ाए जाने से खाद के दाम घटे। और प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में चक्रवात यास के असर का आकलन किया। प्रधानमंत्री ने भुवनेश्वर पहुंचने के तुरंत बाद हवाई अड्डे पर इस बैठक को लिया। इस बैठक में राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रताप चंद्र षडंगी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इसके बाद प्रधानमंत्री ने उत्तरी ओडिशा के चक्रवात प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया। ओडिशा सरकार ने दीर्घ अवधि में चक्रवातों की रोकथाम और इसके असर को कम करने के उपायों में केंद्र से मदद मांगी है। समीक्षा बैठक के तुरंत बाद राज्य के विशेष राहत आयुक्त प्रदीप कुमार जेना ने बताया कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से चक्रवात की आशंका वाले ओडिशा जैसे राज्य में इसकी रोकथाम के लिए मजबूत बुनियादी ढांचे पर विचार करने का आग्रह किया। ओडिशा सरकार ने केंद्र से किसी वित्तीय पैकेज की मांग नहीं की है। नुकसान के आकलन के एक सप्ताह में रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। देश में कोरोना संक्रमण में लगातार कमी आ रही है। कोविड संक्रमण की अपेक्षा स्वस्थ होने वालों की संख्या में 15वें दिन में भी वृद्धि हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 2,59,000 रोगी संक्रमण से ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 90.34% हो गई है। देश में अब तक 2,48,00,000 से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में सक्रिय मामलों की संख्या में कमी आई है। वर्तमान में देश में 23 लाख से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। इस बीच देश में अब तक 20,57,00,000 कोविड टीके लगाए गए। साथ ही जांच क्षमता भी बढ़ाई गई है। इधर छत्तीसगढ़ में भी पॉजिटिविटी दर लगातार घट रही है। कल प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 4.3% दर्ज की गई है। प्रदेश में कल 2,824 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमित कुल मरीजों की संख्या 9,62,000 से अधिक हो गई है। इनमें से 49,000 से अधिक मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में किया जा रहा है। प्रदेश में लगभग 9 लाख से अधिक लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। इस बीच कल प्रदेश में कोरोना से 69 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश में 18 से 44 वर्ष आयु समूह के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। प्रदेश में इस आयु वर्ग के कुल 7,69,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण कर लिया गया है। वहीं प्रदेश में कोरोना पर नियंत्रण के लिए कोरोना के लक्षण वाले लोगों को निःशुल्क दवा किट का वितरण भी किया जा रहा है। अब तक ऐसे 18,28,000 संदिग्ध मरीजों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा दवाइयों की किट वितरित की गई है। इससे पूरे प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार को रोकने में काफी मदद मिली है। छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में इन दिनों ब्लैक फंगस संक्रमण के मामले भी सामने आ रहे हैं। प्रदेश में ब्लैक फंगस को नोटिफिएबल डिसीज घोषित किया गया है। इसके तहत प्रदेश के सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को ब्लैक फंगस की स्क्रीनिंग, पहचान और प्रबंधन के संबंध में राज्य शासन, आईसीएमआर और केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। ब्लैक फंगस संक्रमण और उसके लक्षण के बारे में एम्स रायपुर के निदेशक
डॉक्टर नितिन एम नागरकर ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत करते हुए बताया कि जिन लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है उनमें ब्लैक फंगस संक्रमण फैलने की संभावना ज्यादा होती है। वो यूजुअली डायबिटिक मरीजों में होता है जिनका शुगर अनकंट्रोल्ड है। तो नाक के रास्ते, क्योंकि फंगस तो सब जगह रहती है, हवा में, पानी में, सॉइल में, कपड़ों में, बहुत जगह रह सकती है, कमरे में। तो जब हम सांस लेते हैं, आपकी अगर इम्यूनिटी अच्छी हो तो कोई इन्फेक्शन नहीं कराती वो फंगस। लेकिन अगर इम्यूनिटी कम हो गई है, जैसे डायबिटिक मरीजों में जो अनकंट्रोल्ड शुगर है, या जिनकी कैंसर का इलाज चल रहा है, या जिनका हो सकता है रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है, कोई इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स पे है, तो इनकी टेंडेंसी इस फंगस को इन्फेक्शन होने की रहती है, जिसमें नाक में, फिर चेहरे पे, जो अंदर हड्डियाँ रहती चेहरे की उसके अंदर, जबड़े में, आँख में, और आँख के रास्ते से होते हुए दिमाग में भी ये इन्फेक्शन फैलती है। कभी कभी किसी किसी को लंग में भी जा सकती है, स्किन में भी जा सकती है। तो ये इस साल देखने को मिला कि ये खास करके जो सेकेंड वेव है, जिन मरीजों का इलाज अप्रैल में हो चुका था या मई में चल रहा था, उनको ज़्यादा चांस है कि उनको, क्योंकि सांस में तकलीफ थी, उनको सैचुरेशन घट रहा था, तो उनको उसकी लेने की ज़रूरत पड़ी होगी स्टीरॉइड्स की, जहाँ पे भी इलाज करा रहे थे। शुगर अनकंट्रोल्ड हो गई होगी, या छुट्टी के बाद भी अनकंट्रोल्ड थी उसके बाद। तो ऐसे केसेस में हमको म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस यहाँ देखने को मिल रहे हैं। इस बातचीत में डॉक्टर नागरकर ने ब्लैक फंगस के लक्षणों के बारे में भी जानकारी दी। यूजुअली पेशेंट को कोई ना कोई ऐसे कंडीशन रहती है जिससे इम्यूनिटी कम हो रखी है। जैसे मैंने बताया, कॉमनेस्ट रहता है डायबिटीज़ जो कि अनकंट्रोल्ड है, तो वो कारण है। तो एक पता है कि ऐसा कुछ पेशेंट में है जिसकी वजह से इन्फेक्शन का संक्रमण बढ़ने का चांस ज़्यादा है उस पर्टिकुलर पर्सन को। और साथ में अगर सपोज नाक में दर्द हो रहा है, आँख में दर्द हो रहा है, नाक से डार्क कलर का फ्लूइड आने लग गया, दर्द होने लग गया, आँख में डबल डबल दिख रहा है, या रोशनी कमज़ोर हो रही है, या आँख सूजने लग जाए, या पलक ऐसी लटक जाए सूज करके, या हेडेक होने लग जाए बहुत ज़्यादा, किसी किसी को बुखार आता है, या किसी को बिहेवियर में चेंजेस आने लग जाते क्योंकि दिमाग में फैल रहा है, तो ये कॉमन लक्षण है इसके। उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना के मुताबिक प्रदेश के सभी स्वास्थ्य प्रदाताओं को ब्लैक फंगस के संदेहास्पद या पुष्टिकृत प्रत्येक प्रकरण को संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को सूचित करना भी अनिवार्य होगा। प्रदेश के किसानों को अब डीएपी उर्वरक 1200 रुपए प्रति बोरी की दर पर मिलेगा। केंद्र सरकार द्वारा डीएपी खाद पर 20 मई से सब्सिडी बढ़ाए जाने के कारण खाद की बढ़ी हुई कीमत में कमी आई है। उल्लेखनीय है कि डीएपी उर्वरक निर्माता कंपनियों द्वारा खाद के दाम में एकाएक प्रति बोरी लगभग 900 रुपए की वृद्धि किए जाने के कारण इसका दाम 1200 रुपए से बढ़कर 1900 रुपए प्रति बोरी हो गया था। अब केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी बढ़ाए जाने के कारण फिर से डीएपी खाद का दाम 1200 रुपए प्रति बोरी हो गया है। मार्कफेड के मुताबिक छत्तीसगढ़ में आगामी खरीफ सीजन के लिए डीएपी उर्वरक की आपूर्ति के लिए आमंत्रित निविदा में निर्माता कंपनियों द्वारा प्रति बोरी डीएपी खाद की सप्लाई के लिए 1800 रुपए से लेकर 2026 रुपए की दर तय की गई थी। बीते 20 मई से पहले निर्माता कंपनियों द्वारा लगभग 30,000 मीट्रिक टन डीएपी खाद की आपूर्ति कर दी गई है। इस खाद पर अतिरिक्त सब्सिडी के संबंध में केंद्र सरकार से अभी दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। सब्सिडी बढ़ाए जाने के निर्देश प्राप्त होते ही 20 मई से पहले आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रदाय की गई डीएपी खाद पर 1200 रुपए प्रति बोरी की नई दर लागू हो जाएगी। राष्ट्रीय बागवानी मिशन उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने और स्व सहायता समूहों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए मददगार साबित हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भी इस मिशन के माध्यम से उद्यानिकी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही स्व सहायता समूहों को बाड़ी विकास के लिए विशेष रूप से प्रेरित किया जा रहा है। दुर्ग जिले के पाटन क्षेत्र के ग्राम फेकारी में स्व सहायता समूह की महिलाओं ने शासन की योजना के अंतर्गत बाड़ी में नया प्रयोग किया है। महिलाओं ने बाड़ी की 2 एकड़ जमीन में बैगन के साथ खीरे की फसल भी लगाई है। इसके लिए ड्रिप सिंचाई आदि की सुविधाएं उद्यानिकी विभाग की ओर से उपलब्ध कराई गई हैं। समूह ने मिल्चिंग की आधुनिक पद्धति का प्रयोग किया है। मिल्चिंग पद्धति की विशेषता यह है कि इससे पौधों के आसपास खरपतवार नहीं लगती है और इससे पौधों को पर्याप्त पोषण प्राप्त होता है और
ड्रिप पद्धति से काफी कम पानी भी लगता है। समूह की महिलाओं ने बताया कि शासन के सहयोग से वे ये कार्य करने में सफल हुई हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। यहाँ बाड़ी में काम कर रहे हैं। यहाँ जमीन पूरा बंजर था और पूरा इसको जोतवाए हैं ट्रैक्टर से। इसमें 70 से 71 हजार लगा है जोतवनी में, और इसमें ड्रिप भी लगाए हैं और मल्चिंग भी लगाए हैं और ड्रिप पाइप भी बिछाए हैं। शासन की तरफ से हम लोगों को अनुदान राशि मिले है 32,000 मल्चिंग का मिला है और पौधे का भी 37,000 मिलेगा करके बताए हैं सर लोग। इसमें भाटा लगाए हैं, खीरा लगाए हैं और इसमें हम लोगों को 2-3 लाख का उन्नति मिल जाएंगे करके सोचे हैं, और उन्नति मिलेंगे तो आगे चलकर और हम लोग बाड़ी का काम करेंगे। वहीं उद्यानिकी विभाग के उप संचालक सूरज ठाकुर ने बताया कि ग्राम फेकारी में स्व सहायता समूह को बाड़ी विकास के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन और डीएमएफ के माध्यम से अनुदान राशि दी गई है। सामुदायिक बाड़ियाँ बनाई गई हैं, उसको पूरा कन्वर्जेंस प्लान की तरह किया गया है। इसमें राष्ट्रीय बागवानी मिशन के माध्यम से न केवल इनको आर्थिक सहायता दी गई है, बल्कि जिन घटक में राशि का प्रावधान नहीं था उनमें डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड से भी राशि की व्यवस्था करते हुए इनको ड्रिप इरिगेशन के लिए मदद की गई है। उल्लेखनीय है कि स्व सहायता समूह की महिलाओं ने 2 एकड़ जमीन में कल्याणी बैगन के 7,000 से अधिक पौधे लगाए हैं। इनमें एक साल में एक पौधे से कम 5 किलोग्राम बैगन की पैदावार होगी। कोरोना संक्रमण काल में सामाजिक व्यवस्थाओं को भी बदलकर रख दिया है। भिलाई की संकल्प पर्यावरण समिति ने पर्यावरण की सुरक्षा और हरियाली के लिए पौधे लगाने की मुहिम की शुरुआत की है। संस्था द्वारा भिलाई में दिवंगत लोगों की याद में पौधरोपण किया जा रहा है। संकल्प पर्यावरण संरक्षण समिति के अध्यक्ष निशु पांडे ने बताया है कि कोरोना काल में दिवंगत लोगों की याद को बनाए रखने के लिए ऑक्सीजन देने वाले पौधों का रोपण कर समाज के लोगों का पर्यावरण के प्रति संदेश देने का उनको प्रयास किया जा रहा है। हम लोग लगातार कई वर्षों से वृक्षारोपण कर रहे हैं और इस बार वृक्षारोपण का कारण ये है कि हमने भिलाई, दुर्ग या फिर छत्तीसगढ़ या पूरे भारत में ऑक्सीजन की कमी के कारण हमारे बहुत से अपनों को खोया है, जिसकी भरपाई करना बहुत ही मुश्किल है और भरपाई की भी नहीं जा सकती, परंतु उनके बिहाफ पे हम एक पेड़ ज़रूर लगा सकते हैं। उनको एक श्रद्धांजलि के रूप में हम पेड़ के रूप में उनको समर्पित कर सकते हैं, जो कि हमेशा के लिए हमारे आंगन में, हमारे जहन में जो सामने रहे, उपस्थित रहे। जो वृक्षारोपण दिवस, पर्यावरण दिवस आ रहा है 5 जून को, उस दिन पर हर पर्सन, चाहे वो जैसे राजनीतिक पार्टियां होती है, सभी राजनीतिक पार्टियां, सभी समाज से मैं आह्वान करता हूं कि उस दिन पे 2 मिनट का मौन रखें और सभी के लिए एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस दौरान संस्था के सदस्यों ने भिलाई में दिवंगत लोगों की याद में ऑक्सीजन देने वाले पौधों जैसे कि आम, नीम, पीपल, बरगद, अशोक, अर्जुन और कदम का रोपण किया है। साथ ही इन पौधों को सहेजने का संकल्प भी लिया है। प्रदेश में मानसून सीजन शुरू होने के पहले बाढ़ जैसी आपदा से निपटने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल द्वारा एसडीआरएफ की टीम द्वारा पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। इसी कड़ी में नवा रायपुर स्थित झांझ जलाशय में आयोजित पूर्वाभ्यास में एसडीआरएफ के 40 जवानों ने हिस्सा लिया। इस अभ्यास में 6 फाइबर मोटर बोट, 2 रबर बोट और 1 एल्यूमिनियम बोट के माध्यम से ओबीएम युक्त मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान लगभग 2 घंटे के अभ्यास में ड्राइविंग स्कूबा और अंडर वाटर कैमरे द्वारा 20 से 25 फीट गहराई की स्थिति का जायजा और तैराकी कौशल का अभ्यास किया गया। एसडीआरएफ प्रभारी अनिमा एस कुजूर ने बताया कि नगर सेना, अग्निशमन, आपातकालीन सेवाएं तथा एसडीआरएफ के महानिदेशक के आदेश के अनुसार बाढ़ आपदा और बचाव कार्य का अभ्यास शुरू किया गया है। इस प्रकार का अभ्यास प्रत्येक 15 दिन में किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पिछले साल आई बाढ़ आपदा में एसडीआरएफ के जवानों द्वारा मुंगेली, बलौदाबाजार, बेमित्रा और रायपुर जिले के परसुलडीह, सड्डू और बीरगांव जैसी जगहों पर लगभग 270 लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित निकाला गया था।
ताउते और यास चक्रवाती तूफान की वजह से मौसम में आए बदलाव के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून के आगामी 31 मई तक केरल पहुंचने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून मालदीव कोमोरिक क्षेत्र के कुछ हिस्सों तथा दक्षिण पश्चिम पूर्व मध्य दक्षिण पूर्वी और पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के अधिकांश हिस्सों में आगे बढ़ गया है। इधर छत्तीसगढ़ में भी ओडिशा और बंगाल की खाड़ी में बने यास चक्रवात का आंशिक असर देखने को मिल रहा है। प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं प्रदेश के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सरगुजा संभाग में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। राजनांदगांव में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।